चैनल पर प्रस्तुत जानकारी केवल सामान्य जानकारी और शिक्षा हेतु है। हम सटीकता का प्रयास करते हैं, लेकिन किसी भी जानकारी की पूर्णता या सत्यता की गारंटी नहीं देते। यहाँ व्यक्त विचार वक्ता के निजी हैं और किसी संस्था की आधिकारिक राय नहीं दर्शाते। दर्शकों से अनुरोध है कि किसी भी निर्णय से पहले स्वयं जांच करें। चैनल किसी भी नुकसान या भ्रम के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। नमस्कार। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध और बांग्लादेश के जन्म पर गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास कुछ दस्तावेज और विश्लेषण हैं। जी। मकसद यही है कि इन स्रोतों से समझें कि आखिर ये सब हुआ कैसे, क्यों हुआ, क्या मुख्य घटनाएं थीं। बिल्कुल। तो कहानी की शुरुआत होती है पाकिस्तान के बंटवारे के बाद की स्थिति से। जी। 2 हिस्से थे, पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान। हाँ। और जैसा कि ये स्रोत बताते हैं, पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है, वहाँ के बंगाली भाषी लोगों को ये महसूस होता था कि पश्चिमी पाकिस्तान मतलब भाषा, संस्कृति हर तरह से उन पर हावी हो रहा है। आर्थिक भेदभाव भी था। और ये तनाव बढ़ता गया, खासकर 1970 के चुनाव के बाद, है ना? हाँ बिल्कुल, जब शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग को भारी जीत मिली पूर्वी पाकिस्तान में। लेकिन उन्हें सत्ता नहीं दी गई। उल्टे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और फिर पूर्वी पाकिस्तान में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। मुक्ति वाहिनी नाम का विद्रोही समूह भी सामने आया। और फिर पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई हुई। जी, बहुत कठोर कार्रवाई, जिसे ऑपरेशन सर्च लाइट कहा गया। इन दस्तावेजों में इसका जिक्र है। इसके चलते मतलब लाखों की संख्या में लोग शरणार्थी बनकर भारत आ गए। हाँ, ये बहुत बड़ा मानवीय संकट बन गया था और इसी वजह से भारत पर दबाव बना कि वो कुछ करे। बिल्कुल। यहीं से फिर भारत की भूमिका शुरू होती है। तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सेना प्रमुख सैम मानेकशॉ से बात की, हस्तक्षेप करने को कहा, पर मानेकशॉ ने तुरंत हाँ नहीं की। सही कहा ना? नहीं, उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, एक तो मानसून का वक्त है, दूसरा उत्तरी सीमाओं पर चीन का भी खतरा है। तो उन्होंने तैयारी के लिए वक्त मांगा, नवंबर तक का। समझदारी भरा फैसला लगता है, जल्दबाजी नहीं। जी। और इस बीच भारत ने 2 काम किए। एक तो मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग और समर्थन दिया। दूसरा, अगस्त 1971 में सोवियत संघ के साथ वो महत्वपूर्ण मैत्री संधि की। हाँ, इंडो सोवियत ट्रीटी। उसने भू राजनीतिक समीकरण बदल दिए थे। बिल्कुल। खैर, तो युद्ध की औपचारिक शुरुआत कैसे हुई? वो हुई 3 दिसंबर 1971 को, जब पाकिस्तान ने अचानक भारत के कई पश्चिमी एयरबेस पर हवाई हमले कर दिए। अच्छा, मतलब पाकिस्तान ने पहले हमला किया। जी। शायद भारत इसी का इंतजार कर रहा था, ताकि दुनिया की नजर में वो हमलावर न दिखें। जमीनी लड़ाइयों में लोंगेवाला का जिक्र बहुत होता है राजस्थान में। हाँ, वो कमाल की लड़ाई थी। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी थे वहां। करीब 120 भारतीय जवान और सामने थी पाकिस्तानी टैंकों की पूरी रेजिमेंट। सिर्फ 120 जवान, और उन्होंने रोक लिया? हाँ, और इसमें उन्होंने गजब की चालाकी दिखाई। ये दस्तावेज बताते हैं कि रात के अंधेरे में उन्होंने खाली टिफिन बॉक्स रेत में दबा दिए, जैसे कि वो बारूदी सुरंगें हों। अच्छा, नकली माइंस? जी। पाकिस्तानी सेना उन्हें असली समझकर हटाने में उलझी रही, वक्त बर्बाद होता रहा और सुबह होते ही भारतीय वायुसेना के हंटर विमान आ गए। और उन्होंने पाकिस्तानी टैंकों का क्या हाल किया होगा, अंदाजा लगा सकते हैं? ये तो हौसले और दिमाग की जीत थी। अजीब ही जीत थी। किस लिए? भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को डुबोने के लिए। गाजी उस वक्त की बहुत खतरनाक पनडुब्बियों में से एक मानी जाती थी। लेकिन भारतीय नौसेना को कुछ पता चल गया? हाँ, उन्हें इसकी भनक लग गई थी और उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया चाल चली। INS विक्रांत को चुपके से अंडमान के पास भेज दिया। छुपा दिया मतलब? हाँ, और फिर जानबूझकर विशाखापत्तनम बंदरगाह पर बहुत सारे राशन और सप्लाई का ऑर्डर दिया, ताकि लगे कि विक्रांत वहीं आ रहा है। ये तो फिल्म जैसा लग रहा है। बिल्कुल। असल में विशाखापट्टनम में उस वक्त INS राजपूत तैनात था, जिसके इंजन में कुछ दिक्कत थी। वो पूरी तरह ऑपरेशनल नहीं था शायद। तो जब गाजी विक्रांत को ढूंढते हुए विशाखापट्टनम के पास आई, तो INS राजपूत ने उसे डिटेक्ट कर लिया और उसे वहीं डुबो दिया। अरे वाह, ये तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका रहा होगा। बहुत बड़ा। और इसके अलावा भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट भी किया, कराची बंदरगाह पर हमला करके। वो भी काफी सफल रहा। तो युद्ध में पाकिस्तान की हालत पतली हो रही थी, तब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ हुआ? अमेरिका का जिक्र आता है। हाँ, जब अमेरिका को लगा कि पाकिस्तान हार रहा है, तो उन्होंने मदद के लिए अपना 7वां बेड़ा, मतलब उनका नेवल फ्लीट, बंगाल की खाड़ी की तरफ भेज दिया। अच्छा, सीधा हस्तक्षेप? जी, लेकिन यहीं पर वो भारत सोवियत संधि काम आई। अच्छा, तो सोवियत संघ ने क्या किया? संधि की शर्तों के तहत सोवियत संघ ने अमेरिका के 7वें बेड़े को रोकने के लिए अपना 40वां बेड़ा भेज दिया। आमने सामने आ गए वो। बाप रे,
मतलब मामला काफी बढ़ गया था। हाँ, इससे अमेरिकी हस्तक्षेप रुक गया। और पूर्व में ढाका की तरफ क्या हो रहा था? भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी तेजी से ढाका की ओर बढ़ रहे थे। यहाँ भारत ने मनोवैज्ञानिक युद्ध का भी इस्तेमाल किया। वो कैसे? ढाका के पास पैराट्रूपर्स उतारे गए, लेकिन उनके साथ साथ बड़ी संख्या में डमीज मतलब पुतले भी गिराए गए। पुतले? क्यों? ताकि लगे कि बहुत बड़ी तादाद में भारतीय सैनिक उतर रहे हैं। अच्छा। और बीबीसी जैसे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इसे रिपोर्ट भी किया। अच्छा, तो इससे पाकिस्तानी सेना का हौसला पस्त हो गया होगा। बिल्कुल, उनका मनोबल एकदम टूट गया। फिर गवर्नर हाउस पर भी हवाई हमला हुआ, जिसके बाद गवर्नर ने इस्तीफा दे दिया। तो अंत नजदीक था। हाँ, तब भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ने पाकिस्तानी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल के नियाजी को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, अल्टीमेटम दिया। और नियाजी मान गए? उनके पास कोई और चारा नहीं बचा था। 16 दिसंबर 1971, ढाका का रेस कोर्स मैदान। वो ऐतिहासिक तस्वीर। जी, जनरल नियाजी ने अपने 93,000 सैनिकों के साथ सरेंडर कर दिया। ये दस्तावेज इसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण बताते हैं। 93,000 सैनिक? अविश्वसनीय। तो इन सब स्रोतों को देखकर यही समझ आता है कि 1971 का युद्ध सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं थी। इसमें राजनीतिक वजहें थीं, शरणार्थी संकट था, बेहतरीन सैन्य रणनीति थी, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का बड़ा रोल था और मनोवैज्ञानिक दबाव भी था। हाँ, मतलब लोंगेवाला की चालाकी से लेकर गाजी को डुबोने की योजना, फिर पुतले गिराना और सोवियत संघ का साथ आना, हर मोर्चे पर कुछ अलग चल रहा था। बिल्कुल, और इन सब ने मिलकर एक नए देश बांग्लादेश को जन्म दिया। दक्षिण एशिया का नक्शा ही बदल गया। शेख मुजीबुर रहमान रिहा हुए और बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री बने। ये सारी घटनाएं सोचने पर मजबूर करती हैं कि इतिहास की बड़ी घटनाओं में सैन्य शक्ति के अलावा, जिसे सॉफ्ट पावर कहते हैं, मतलब कूटनीति, मनोवैज्ञानिक युद्ध, इनका कितना बड़ा हाथ होता है ना? जी बिल्कुल, सिर्फ ताकत ही सब कुछ नहीं होती। रणनीति और सही समय पर सही चाल चलना शायद ज्यादा मायने रखता है। इस पर वाकई और सोचने की जरूरत है।